आप सभी को मेरा नमस्कार। आप वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस मॉक नंबर 2 को, जो कि आपके क्वेश्चन उसके ऑप्शन के साथ रहने वाला है और साथ ही उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे और क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर 1555 तक अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया, जिसे द्विवीतीय अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। क्या कह रहा है कि कौन सा शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हरा दिया 1555 में? किसने हराया था? क्या ऑप्शन नंबर औरंगजेब है, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या हुमायूं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हुमायूं। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को कब हराया था? 1555 में, और फिर से अपना खोया हुआ राज्य को प्राप्त कर लिया। तो ऑप्शन नंबर 4 हुमायूं हो जाएगा। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं। यहाँ है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। किसके बीच होता है? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। किनके बीच होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें जीत शेरशाह सूरी की होता है। जीत इसमें से विजय कौन होता है? शेरशाह सूरी। अगला युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540। इसमें भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। फिर से हुमायूं हार जाता है और हुमायूं भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, हुमायूं कन्नौज के युद्ध के बाद कहाँ चला गया था भारत छोड़ के? तो वो कहाँ चला गया था? ईरान चला गया था। कहाँ चला गया था? ईरान चला गया था। चलिए अगला देखते हैं युद्ध, सरहिंद का युद्ध। जो क्वेश्चन में पूछा गया है यही है, सरहिंद का युद्ध 1555 में। सरहिंद का युद्ध 1555 में। हुमायूं ने 1555 में सरहिंद का युद्ध में सिकंदर सूरी, किसको हराया? सिकंदर सूरी, जो सूरी वंश का अंतिम शासक था, को पराजित किया था। इस जीत के साथ ही भारत में द्विवीतीय अफगान साम्राज्य यानी कि सूरी वंश का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना हुई। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है? किधर है? उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है और मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन का कारण बनती है। तो कौन सा जो कृषि का मुख्य पद्धति है उत्तर पूर्व भारत में? पहला ऑप्शन है मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग। दूसरा है वेदिका कृषि, टेरेस फार्मिंग, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या डेयरी फार्मिंग। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, शिफ्टिंग इरोजन कल्टीवेशन हो जाएगा, यानी स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। आइए इसको कुछ जानते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होता है? तो स्थानांतरित कृषि, इससे उत्तर पूर्व भारत जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम आदि में मुख्य रूप से झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इस खेती में क्या प्रक्रिया होता है? तो ये स्लैश एंड बर्न होता है। इसमें किसान जंगल के एक हिस्से की वनस्पति को काटकर और जलाकर साफ करते हैं। जलने के बाद बची हुई राख का उपयोग जो है उर्वरक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? उर्वरक के रूप में करते हैं। आइए हम जानते हैं किन जगह में ये झूम की खेती को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। तो देखते हैं, ये उत्तर पूर्व भारत में इसे क्या कहते हैं? झूम की खेती कहते हैं। उत्तर पूर्व भारत में क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। उड़ीसा में इसे पामा डाबी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में क्या नाम से जाना जाता है? पामा डाबी या फिर कोमान के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? पामा डाबी या कोमान के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या फिर पेंडा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ये किस नाम से जाना जाता है? बेवर। मध्य प्रदेश में बेवर या दाहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेवर या दाहिया के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाटी में क्या कहा जाता है? इसको कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाटी में क्या कहा जाता है? कुमारी। हिमालयी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? खील। हिमालयी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? इसे खील कहा जाता है। और अगर विदेश में देखें, मैक्सिको या मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको या मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। वियतनाम में इसको क्या कहते हैं? रे। वियतनाम में क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है। ब्राजील में क्या कहा जाता है? रोका। ब्राजील में स्लैश एंड बर्न वाली खेती को क्या कहा जाता है? रोका कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या कहा जाता है? लदांग। इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी है? तो सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, आइए उसे देखते हैं। सिंधु बेसिन तंत्र का प्रमुख नदी को कौन है? तो ऑप्शन है गोदावरी, यमुना, कावेरी या रावी। तो क्या हो जाएगा? सिंधु नदी बेसिन के कौन हो जाएगा? रावी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रावी हो जाएगा। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु को जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र दुनिया के सबसे बड़े नदी बेसिन में से एक है। इसमें मुख्य रूप से
6 नदियाँ शामिल है। कितना नदी शामिल है सिंधु नदी तंत्र में? 6 नदी शामिल है। चलिए देखते हैं किसकी नदी को और उसकी मुख्य विशेषता को देखते हैं। सिंधु नदी की ये जो है मुख्य नदी है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। अगला नदी है झेलम नदी। झेलम नदी ये कश्मीर घाटी यानी वेरीनाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कश्मीर की घाटी वेरीनाग झील से निकलती है। अगला नदी है चिनाब। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो गया? चिनाब। अगर पूछा जाए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला नदी है रावी। रावी जो है कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है जो रोहतास दर्रा के पास है। अगला है ब्यास नदी। पूरी तरह से भारत में बहने वाली नदी है। कहाँ कौन सा हो गया? पूरी तरह से भारत में बहने वाली नदी कौन हो गया? तो ब्यास नदी हो गया जो सिंधु नदी बेसिन का एक नदी है। अगला है सतलज नदी। तिब्बत के राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राकस ताल से निकलती है और इसी नदी पे भांकड़ा नाकल बांध भी बना हुआ है। सतलज नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? भांकड़ा नाकल बांध बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा और फैक्ट है इसमें है कि सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था। सिंधु जल संधि कब हुआ था? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। सिंधु जल संधि का किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान के बीच हुई थी। यानी कि सिंधु जल संधि कब हुआ है? तो सिंधु जल संधि कब हुआ है? तो सिंधु जल संधि 1960 में हुआ है। कब हुआ है? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। आइए देखते हैं पूर्व नदियाँ। जो जितना भी पूर्व नदियाँ हैं वो भारत को मिला है। जैसे कि ब्यास, रावी, सतलज। कौन कौन हो गया? ब्यास, रावी, सतलज के जल को भारत पूर्ण अधिकार है। और पश्चिमी नदियाँ जितना बचा हुआ है उसको पाकिस्तान को मिला है। पश्चिमी नदियाँ में कौन कौन हो गया? सिंधु, चिनाब और झेलम का अधिकांश जल किसको मिला है? पाकिस्तान को मिला है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है तो क्या होता है? अगर कोई भारतीय नागरिक है वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक ले लेता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन है उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, उसे सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना होगा, वे दोहरी नागरिकता वाले बन जाते हैं या कुछ कुछ नहीं बदलेगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 9 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्रदान कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता है, भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यानी आर्टिकल 9 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति है वो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिकता उसे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। नागरिकता की समाप्ति देखते हैं। नागरिकता की समाप्ति यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो जाती है। नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त होगी? 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला है स्वैच्छिक त्याग, जो खुद से त्याग देगा। जब कोई व्यक्ति खुद से नागरिकता छोड़ दे उसको हम क्या कहते हैं? स्वैच्छिक त्याग। दूसरा है समाप्ति यानी कि टर्मिनेशन, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले तब उसकी नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और तीसरा है वंचना, डिप्रीवेशन, जब भारत सरकार द्वारा किसी आधार पर नागरिकता छीन ली जाए। तो ये 3 प्रकार है जो भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता को 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त होती है और 5 प्रकार से नागरिकता क्या होती है? ग्रहण कर सकते हैं। तो पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा वंशानुगत के आधार पर, तीसरा है पंजीकृत विधि द्वारा, चौथा क्या हो जाएगा? देशीकरण से, और पांचवा हो जाएगा क्षेत्र को अधिगृहित करके। यानी किसी क्षेत्र को अधिगृहित कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। यानी कि अगर हम देखें जैसे सिक्किम को भारत का पहले हिस्सा नहीं था। सिक्किम को जैसे भारत का हिस्सा बनाया गया, सिक्किम को भारत का जैसे हिस्सा बनाया गया तो सिक्किम के सारे पीपल, वहाँ के जितना भी आदमी थे सब क्या कहलाने लगे? भारत का नागरिक कहलाने लगे। तो वही होता है, क्षेत्र को अधिगृहित करके भी हम लोग को भारत का नागरिकता प्राप्त हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित किया था? ऑप्शन नंबर पहला है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में, न्यूट्रॉनों की संख्या के बढ़ते क्रम में। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
पहला, परमाणु के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्या था? तो मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आइए इसको कुछ देखते हैं। इसके मूल सारणी में 8 समूह, इसका जो मूल मेन जो सारणी था मेंडलीव का, उसमें 8 समूह और 12 क्षैतिज पंक्तियां, जिसको पीरियड्स कहते हैं। इसकी क्या है, इन्होंने स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जैसी तत्वों का अस्तित्व की सटीक संभावना भी की थी। देखिए, ये जो पहले से ही स्कैंडियम का, गैलियम का और जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ के रखा था। इन्होंने कहा था ये भविष्य में ये मिल सकता है। लेकिन इसमें कमियां क्या क्या हो गई, उसको देखते हैं। चलिए, वो हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाया। इसमें इसका कमी क्या हो गया, इन्होंने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाया। दूसरा, समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के लिए उनकी सारणी में कोई स्थान नहीं था। जितना भी आइसोटोप्स होता है उसके लिए वो अपने सारणी में कोई भी स्थान नहीं दिया था। कुछ स्थानों पर उन्होंने अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को पहले रख दिया था, जैसे कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। इसका क्या कहना है कि जो कम द्रव्यमान वाले तत्व है उसको बाद में रख दिया, और जो ज़्यादा भार वाला द्रव्यमान ज़्यादा भार वाला है उसको पहले रख दिया। जैसे कि हम देख सकते हैं कोबाल्ट को, निकल को देख सकते हैं। अगर हम देखें आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, किसके द्वारा लाया गया है? हेनरी मोजले द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी मोजले द्वारा की गई थी, जो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। तो मॉडर्न आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। और मेंडलीव वाला किस पे आधारित था? तो परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे आधारित था मेंडलीव वाला? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का वो लोकप्रिय नृत्य जो विवाहित युगलों के प्रेम और तकरार का प्रतिनिधित्व करता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सिंगी छम, गौर माड़िया, जट जातिन, जट जटिन या पट्टा कुनिता। तो क्या कहते हैं? तो बिहार का लोकप्रिय कौन सा नृत्य हो गया जो प्रेम और तकरार को दर्शाता है? तो जट जाटिन। क्या हो गया? जट जाटिन हो गया। आइए इसके कुछ और नृत्य के नाम और उसकी विशेषता को देखते हैं। पहला है विदेशिया। ये भी कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? यह सामाजिक मुद्दों और प्रवासियों के दर्द को दर्शाने वाला एक लोकनृत्य या नाटक नृत्य है। क्या दर्शाता है? सामाजिक मुद्दे और प्रवासियों के दर्द को दर्शाता है। कौन? विदेशिया। अगला है झिझिया। क्या है? झिझिया। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा वर्षा के देवता यानी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसको? महिलाओं द्वारा किया जाता है वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? झिझिया नृत्य किया जाता है। अगला है कजरी। कजरी जो है ये सावन के महीने में गाया जाने वाला और किया जाने वाला नृत्य है। सावन के महीने में गाया जाने वाला और किया जाने वाला नृत्य क्या है? कजरी है। ये सभी नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। अगला नृत्य है सोहर खिलौना। क्या है? सोहर खिलौना। बच्चे के जन्म के अवसर पर खुशी मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया? सोहर खिलौना हो गया। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? सोहर खिलौना किया जाता है। अगला नृत्य है पनवरिया। क्या है? पनवरिया है। यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा बच्चों के जन्म के उत्सव पर किया जाता है, यानी कि पुरुष द्वारा किया जाता है बच्चों के जन्म के उत्सव पर पनवरिया किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के पास कौन सी शक्तियां होती है? तो छठी अनुसूची के तहत कौन सी होती है उन लोगों के पास शक्ति? केवल विधायी शक्ति, केवल न्यायिक शक्ति, विधायी और न्यायिक शक्ति, दोनों शक्तियां, ना तो विधायी ना ही न्यायिक शक्ति। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें विधायी और न्यायिक दोनों शक्तियां होती है। क्या होती है? विधायी और न्यायिक दोनों शक्तियां होती है अनुसूची छठी के तहत। आइए इसको कुछ देखते हैं, यानी इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। जो अनुसूची 6 होती है यह केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ही लागू होता है। इसका अगर शॉर्टकट देखें तो ATMM से हम याद रख सकते हैं। इससे असम, T से त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये अनुसूची 6 में ये 4 राज्य शामिल है। और इसका अनुच्छेद देखें तो इसके प्रावधान अनुच्छेद 244 का 2 और 275 का 1 के तहत आते हैं। कौन कौन हो गया अनुच्छेद? 244 का 2 और 275 का 1 के तहत आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सहकारी कानून को संशोधन के साथ असंगत है, कब तक लागू रह सकता है? तो 97वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सहकारी कानून को जो असंगत होती है वो कब तक लागू रहता है? तो पूरे 1 वर्ष के लिए लागू रहता है। कितने वर्ष के लिए लागू रहता है? 1 वर्ष के लिए लागू रहता है। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु को जानते हैं।
97वें संविधान संशोधन, यह संशोधन 2011 में पारित किया गया था और 15 फरवरी 2012 को यह प्रभावी हुआ। यानी कि 97वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 2011 में पारित हुआ और 15 फरवरी 2012 को यह प्रभावी हुआ। 15 फरवरी 2012 को यह प्रभावी हुआ। इसमें क्या है? इसने राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43 का बी को जोड़ा। किसको जोड़ा है? 43 का बी को जोड़ा है, जिससे राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था। ऑप्शन है चांद, कान्हू, भैरव या ताना भगत। तो इसमें क्या पूछा है? कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? ताना भगत नहीं है। संथाल विद्रोह के कौन भागीदार नहीं है? ताना भगत नहीं है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। संथाल विद्रोह जो 1855-56 में लड़ा गया था। कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855-56 में। इसके प्रमुख जो नेता है, आदिवासी विद्रोह के नाम से भी ये जाना जाता है। इस विद्रोह के नेतृत्व जो 4 भाइयों ने मिलकर किया था। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। यानी कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने किया था। और इसकी 2 बहन का भी नाम कभी किया था है, फूलो और झानो। ठीक है, अगला देखते हैं इसका। यह विद्रोह मुख्य रूप से आज के झारखंड यानी राजमहल की पहाड़ियों और भागलपुर क्षेत्र, जिसे दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है, उसी इलाका में ये हुआ था संथाल विद्रोह। यानी कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है 200, 351 किलोमीटर, 567 किलोमीटर या 851 किलोमीटर। तो महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 851 किलोमीटर है। कितना है? 851 किलोमीटर है। आइए इसके कुछ अतिरिक्त जानकारी को देखते हैं। महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा की पहाड़ियाँ से होता है। कहाँ से होता है? सिहावा की पहाड़ियों से होता है। यानी महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा की पहाड़ियों से होता है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर और लास्ट में कहाँ चल जाती है? वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ गिरती है? लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध जो हीराकुंड बांध इसी नदी पर उड़ीसा में बना है। और महानदी को उड़ीसा का शौक भी कहा जाता है। महानदी को क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शौक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा, जो उत्तर भारत में विस्तृत था, जो पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमाचल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। यानी कि 1530 में किस शासक का मृत्यु हो गया था यहाँ से? ऑप्शन है बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1530 में किसका मृत्यु हो गया था? तो बाबर का मृत्यु हो गया था। किसका मृत्यु हुआ था? बाबर का मृत्यु हो गया था। आइए इसके कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। यानी कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर जो है भारत में क्या था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध को देखते हैं। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल की नींव रखी। यानी 1526 में पानीपत के युद्ध में कौन हार जाता है? तो इब्राहिम लोदी हार जाता है, जो कि लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम रूलर था ये। चलिए अगला इसका युद्ध होता है खानवा का युद्ध। क्या होता है? खानवा का युद्ध होता है 1527 में होता है, जिसमें राणा सांगा को हराया। खानवा का युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई? हार हुई। अगला युद्ध है इसका चंदेरी का युद्ध। कब लड़ता है? 1528 में लड़ता है। चंदेरी का युद्ध कब लड़ता है? 1528 में, जिसमें मेदिनी राय को हराया। किसको हराया? मेदिनी राय को हराया। चौथा इसका युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, जो 1529 में लड़ा जाता है। घाघरा का युद्ध कब लड़ता है? 1529 में लड़ता है और ये अफगानों को हराता है। किसको हराता है? अफगानों को हराता है। इसकी जो आत्मकथा है, उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा यानी तुजुक ए बाबरी, क्या लिखा है? तुजुक ए बाबरी, जो बाबरनामा लिखी थी। और ये खुद से लिखी थी। किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर द्वारा लिखा गया था, बाबरनामा, जिसको तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक आदिवासी कला जो सोगा क्या करता है? सोगा कहलाता है। एक आदिवासी कला जो सोगा चित्रकला क्या है? सौरा चित्रकला होगा। सौरा पेंटिंग
पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य के समुदाय द्वारा प्रचलित है? तो सौरा पेंटिंग। तो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान। तो क्या हो जाएगा इसमें? सौरा पेंटिंग। तो सौरा पेंटिंग जो है ये प्रसिद्ध है उड़ीसा में। सौरा पेंटिंग कहाँ प्रसिद्ध है? उड़ीसा में। सौरा पेंटिंग है उड़ीसा में। आइए और कुछ पेंटिंग को जानते हैं, जैसे कि वारली पेंटिंग कहाँ का है? महाराष्ट्र का। वार्लिंग पेंटिंग कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मधुबनी अगर देखें तो बिहार का। मधुबनी कहाँ का हो गया? बिहार का हो गया। गोंड देखें तो गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश का है। गोंड पेंटिंग कहाँ का हो गया? मध्य प्रदेश का हो गया। पिथौरा पेंटिंग कहाँ का हो गया? गुजरात का। पिथौरा पेंटिंग कहाँ का हो गया? गुजरात का हो गया। पट्टचित्र कहाँ का हो गया? उड़ीसा का। पट्टचित्र कहाँ का पेंटिंग है? उड़ीसा का हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाली, झुमुरा और नाडू भांगी क्या क्या हो गया? चाली, झुमुरा और नाडू भांगी किस भारतीय शास्त्र नृत्य के शैली से संबंधित है? तो चाली हो गया, झुमुरा हो गया, नाडू भांगी किस में से है? तो ये जो है सत्रिया असम से है। कहाँ से है? सत्रिया से नृत्य, सत्रिया नृत्य से है। किस नृत्य से है? सत्रिया नृत्य से है। आइए देखते हैं कुछ नृत्य और उसके राज्य को। भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला है उड़ीसा। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और मणिपुरी मणिपुर का है। चलिए अगला देखते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसमें से आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है पखु पिला, खानतुम, ओट्टम थेडल और क्या है? चौथा ऑप्शन है चेरोकन है। तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? ओट्टम थेडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओट्टम थेडल। ऑप्शन नंबर सी, ओट्टम थेडल हो जाएगा। आइए कुछ इसका एडिशनल जानकारी लेते हैं। यानी आंध्र प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य में जैसे कुचिपुड़ी आता है, जो शास्त्रीय नृत्य वहाँ का। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? कुचिपुड़ी हो गया। वीरनाट्यम हो गया। वीरनाट्यम कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। भुट्टा बोमालू हो गया। भुट्टा बोमालू हो गया। वीरनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, ओट्टम थेडल, ये सब कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 का जो है चेरोकन। चेरोकन जो है यह मिजोरम का प्रसिद्ध बांस नृत्य है। चेरोकन कहाँ का नृत्य है? मिजोरम का बांस नृत्य है चेरोकन। अगला नृत्य है पखुपिला। पखुपिला पखुपिला जो है उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है। पखुपिला कहाँ का हो गया? उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। और है खानतुम। खानतुम जो ये झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य है। खानतुम कहाँ का है? झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रनपा। रनपा क्या है? अगला क्वेश्चन रनपा जो ये उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। रनपा कहाँ का है? उड़ीसा का लोक नृत्य है, जिसे भगवान डैश के जीवन का अभियान शामिल है। तो रनपा जो है किस भगवान को दर्शाता है? तो ऑप्शन है इंद्र, हनुमान, राम या कृष्ण। तो किसको दर्शाता है ये? रनपा कृष्ण भगवान को दर्शाता है। रनपा किस भगवान को दर्शाता है? कृष्ण भगवान को दर्शाता है। और कहाँ पर ये? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बौद्ध संगतियों और उसके स्थानों का सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, द्वितीय बौद्ध संगति सारनाथ, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा उसका सही स्थान नहीं है? तो सही स्थान नहीं है दूसरा नंबर वाला यहाँ पे क्या है? रॉन्ग देकर रखा है। दूसरा नंबर वाला क्या है? द्वितीय बौद्ध संगति सारनाथ नहीं होगा। क्या होगा? सारनाथ नहीं होगा। आइए इसको पूरा डिटेल जानते हैं। यानी कि पहला देखते हैं संगति, उसका समय देखेंगे, स्थान देखेंगे और अध्यक्ष देखेंगे और उसका संरक्षक भी देखेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? राजगिरी। स्थान क्या था? राजगिरी। और राजगिरी के कौन सा? सप्तपर्णी गुफा में। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और इसके संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु। संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के थे। अजातशत्रु कहाँ के थे? हर्यक वंश के थे। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हो गया? समय 483, स्थान राजगिरी, सप्तपर्णी गुफा में, अध्यक्ष महाकश्यप और संरक्षक कौन हो गया? अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के हैं। दूसरा बौद्ध संगति 383 में, 100 साल बाद
दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? वैशाली था। स्थान क्या था? वैशाली। इसका अध्यक्ष कौन था? सावाकामी। और इसके संरक्षक कौन थे? काला अशोक थे। संरक्षक कौन थे? काला अशोक, जो शिशुनाग वंश के थे। किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। अगला है तीव्र बौद्ध संगति कब होता है? 250 ईसा पूर्व में। तीव्र बौद्ध संगति कब होता है? 250 ईसा पूर्व में। स्थान हो गया पाटलिपुत्र। कहाँ हो गया? पाटलिपुत्र। और इसका अध्यक्ष जो है मोगली पुत्र तीस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोगली पुत्र तीस द्वारा किया गया था। और इसके जो संरक्षक थे वो अशोक थे। कौन थे? अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित है। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है 72 ईसा पूर्व में हुआ था। कब होता? 72 ईस्वी में हुआ था। 72 ये एडी हो जाएगा। 72 ईस्वी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। और इसके संरक्षण जो है वो कनिष्क, जो कुषाण वंश के हैं। कौन हो गया? कनिष्क कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के। तो ये जो है चारों क्या है? बौद्ध संगति है। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तीन पीठकों में से अभिधम पीठक संबंधित है। तो अभिधम पीठक किससे संबंध है? तो ऑप्शन है सारनाथ स्तंभ पर कहानियाँ, दार्शनिक मामले, संघ में शामिल होने वाले के लिए नियम, या बुद्ध की शिक्षा। तो अभिधम पीठक जो है वो रिलेटेड है किससे? दार्शनिक मामले से है। किससे है? दार्शनिक मामले से। ऑप्शन नंबर 2 दार्शनिक मामले से है। आइए इसको पूरा जानते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है उसे क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। और ये जो कौन भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक होता है। पहला पिटक है विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। आइए इसको जानते हैं इसमें क्या होता है। विनय पिटक, तो इसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षिणियों के लिए नियम और अनुशासन का वर्णन करता है। यानी कि कौन सा पिटक में नियम और अनुशासन का वर्णन करता है? तो विनय पिटक में। किसमें करता है? विनय पिटक में। दूसरा है सूत पिटक। दूसरा क्या है? सूत पिटक। इसमें भगवान बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं और उनके जो प्रवचन है उसको संकलित किया गया है। यानी बुद्ध की शिक्षाएं, जो भी शिक्षा दिया गया है बुद्ध के द्वारा, और उनके जो प्रवचन है उसको कहाँ संकलित किया गया है? सूत पिटक में किया गया है। यह आकार में सबसे बड़ा पिटक है और इसे 5 निकायों में बांटा गया है। और तीसरा क्या हो गया? अभिधम पिटक, जो दार्शनिक मामले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह, जिसको एस्ट्रॉयड भी कहते हैं, किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है शनि बृहस्पति, मंगल बृहस्पति, पृथ्वी मंगल, और चौथा ऑप्शन है शनि या यूरेनस। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में। आइए हम सभी ग्रहों को देखते हैं। पहला ग्रह हो गया मरकरी, जो क्या हो गया? बुध हो गया। अगला है वेनस, शुक्र हो गया। पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया पृथ्वी। अगला है मार्स, ये हो गया मार्स, ये हो गया मंगल ग्रह हो गया। और देखिए मंगल और ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति, इन दोनों के बीच में ये लाइन जो आपको दिख रहा है यही क्या मेरा एस्ट्रॉयड है। ये क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच। ये सब क्या है? क्षुद्र ग्रह है। और अगला है शनि है, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। चलिए इसके और देखते हैं। ये याद रखिए 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम। 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम। एक हो गया साइरस हो गया। साइरस क्या है? क्षुद्र ग्रह है। वेस्टा, वेस्टा भी क्या है? क्षुद्र ग्रह है। साइरस क्या है? क्षुद्र ग्रह है। वेस्टा क्या है? क्षुद्र ग्रह है। पलास, पलस क्या है? पलस भी क्या है? क्षुद्र ग्रह है। और अगला है हाइजिया, हाइजिया क्या है? क्षुद्र ग्रह है। तो 4 सबसे बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह कौन कौन हो गया? साइरस, वेस्टा, प्लस और हाइजिया हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, लेकिन इन सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। इसकी जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, कोपरनिकस या न्यूटन। तो क्या हो जाएगा इसमें? कोपरनिकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने ही सबसे पहला व्यक्ति प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, किसने बताया था? कोपरनिकस ने। तो चलिए आज के लिए ये मेरा होता है सेशन को समाप्त। थैंक यू। और वीडियो कैसा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोग मेरे चैनल को फिर से विजिट करें और इसको चैनल को सर्च के लिए एग्जाम रेवोल्यूशन लिखिए। अगर एग्जाम रेवोल्यूशन के नाम से नहीं मिलता है तो आप लोग लिखिएगा फैक्ट जिला। क्या लिखिएगा? फैक्ट जिला विथ
उदय, फैक्ट जिला विद उदय नाम से सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल का पुराना नाम फैक्ट जिला विद उदय था। तो चलिए अगला सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।